traditions. So this diversity is often reflected in multi-party negotiations scenario. तो यहाँ पे जब हम मल्टी डाइवर्सिटी ट्रेडिशंस, मल्टी ट्रेडिशंस, मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी रिलीजन्स की बात करते हैं, एज आवर कंट्रीज और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो दे आर डिफरेंट कल्चर्स आर देयर, different religions are there. So what factors or what key aspects we had to consider while analyzing multi party negotiation? अभी तक बात हो रही थी सेम कल्चर और सेम फीचर्स ऑफ जो सेम ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनसे आप निगोशिएट कर रहे हो, सेम फीचर्स हैं। अगर वहां पे मल्टी पार्टी निगोशिएशन करते हो, वो मल्टी पार्टी में अलग अलग रीजन से लोग हैं, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकते, तो वहां पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? पहला है कल्चरल डाइवर्सिटी, कि अगर मल्टीपल पार्टीज हैं तो उन मल्टीपल पार्टीज में अलग अलग कल्चर्स से जो है वो डाइवर्सिटी क्या है, राइट? तो नेगोशिएशन में कल्चर डाइवर्सिटी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड इज पॉलिटिकल लैंडस्केप। पॉलिटिकल लैंडस्केप मीन्स कि पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वहां पे देखना है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रेगुलेशंस, दे आल्सो इन्फ्लुएंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ डिफरेंट पार्टीज। तो उनके जो पार्टीज इन्वॉल्व है नेगोशिएशन प्रोसेस में, उन पार्टीज का जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो किन पार्टीज के साथ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देन थर्ड इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मींस जो मार्केट कंडीशंस हैं इकोनॉमी में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स आप देखोगे। तो ये सारे फैक्टर्स आप इकोनॉमिक फैक्टर्स देखोगे जब आप डिफरेंट पार्टीज से नेगोशिएट कर रहे हो। अब उन डिफरेंट पार्टीज में इन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप क्या क्या देखोगे कि उन पार्टीज, वो पार्टी जहां से भी रिलेटेड है वहां का इकोनॉमिक ट्रेंड, वहां की ट्रेड पॉलिसीज, और जो पोटेंशियल ग्रोथ है उनकी किस सेक्टर से, राइट? देन हायरार्किकल स्ट्रक्चर आल्सो यू शुड कंसिडर। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मींस कि जो भी डिसीजन लोगे, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे हायरार्की फॉलो होती है और नेगोशिएशन इन्वॉल्व होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज हायरार्की। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रेस्ट विद द सीनियर मोस्ट persons in hierarchy, and their involvement is important in the negotiation process. So that hierarchical structure also you have to look for while negotiating with the parties, to which hierarchical position they are. Then relationship building. Relationship building means building and maintaining relationships is very important in Indian business culture. Why? Trust and personal connections may influence the negotiation process positively, involve initial socializing, relationship building before getting into substance. So relationship issue is also an important factor. Then communication style, कि जो communication style है इंडिया में tends to be indirect, with people often using implicit cues. So understanding non-verbal communication and reading the lines between the lines is very important. Then religious and social influences may be there. Legal framework, legal system जो है, that is very important. So legal experts are often involved in this multi party negotiations. So legal framework one has to consider, take into consideration. Then regional disparities in terms of development, in terms of resources, in terms of opportunities have to be taken care of. Then adaptability and patience. Adaptability and patience means flexibility and patience are important, crucial in multidisciplinary negotiations. So unexpected events हो जाते हैं या कोई circumstance ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से, जैसे कोई shift है political या economic conditions में, तो उसके accordingly parties are required to adapt their strategies, right? So in conclusion, इन इफ आई कंक्लूड, तो जब हम एनालाइज करते हैं मल्टी पार्टी नेगोशिएशंस को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, ऑल थिंग्स यू हैड टू कंसिडर व्हाइल नेगोशिएटिंग। सो सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स हम उन्हीं को कहेंगे जो इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को अच्छे से स्टडी करता है, कंसिडरिंग ईच इकोनॉमिक एनवायरमेंट, economic, social, political, legal, and technological, while building the relationship, and on that basis they are finding the mutual benefited solutions. Now next is coalition. Coalition is what? In context of negotiation, it refers to alliances or partnership formed by two or more parties to pursue some common interest or goals. कि दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलके कोई common interest या goals पे जो है
अलायंस या पार्टनरशिप कर रहे हैं. सो दीज कोएलिशन कैन टेक शेप फॉर द वेरियस रीजंस कि क्यों उन्होंने ये मिलके काम करना है. तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन. कब फॉर्म करेंगे कि अगर उनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन कंसर्न है या कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो वो मिलके काम करेंगे, राइट. कॉमन इंटरेस्ट हो गया. फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन इज बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, कंसर्न एंड ऑब्जेक्टिव. सेकंड, कॉमन इंटरेस्ट शुड बी देयर, देन ओनली दे कैन डू दैट. देन पावर डायनेमिक्स मींस कि अगर स्ट्रेंथ जो है, जो कंबाइंड स्ट्रेंथ होगी दोनों पार्टीज की मिलके, it will give them more leverage, making it challenging for other parties to resist the proposals or oppose their proposals. So power dynamics also plays important role. Then temporary or permanent alliances, coalitions can be temporary or permanent. कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो सकते हैं, टेम्पररी हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं. देन नेगोशिएशन टैक्टिक्स, parties within a coalition may coordinate their negotiation tactics and they can involve the joint decision making. They can have influence on the agreements. They can challenge and challenges. They can when अगर हम बात करें coalitions की, अगर वो advantages हैं तो they can pose the challenges also to the other parties. So conflicts if they are arising within the coalition, if parties have diverse interests. Otherwise if they don't have the disagreements, then they had the positive challenge, they had the profit. Otherwise, now next is flexibility and adaptability. फ्लेक्सिबल इनफ है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है एंड इथिकल कंसिडरेशन है. तो थर्ड पार्टीज का अगर इन्फ्लुएंस है तो दे विल वर्क अगेंस्ट द कोएलिशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ नेगोशिएशन. देन एथिकल कंसिडरेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट. पार्टीज मस्ट बी माइंडफुल फॉर एथिकल implications of their alliances and ensure that their collaborative efforts are based on the transparency and fairness. Then communication and coordination. Effective communication and coordination are also important for success of coalition. Parties need to stay in sync, share the information, ensure that they present a unified front during the negotiation. Then post negotiation relationship is also there, means jo coalitions and that can in fact coalitions can impact not pre, post negotiation relationship. So parties must consider long-term implication of their alliances and how they may influence the future interactions. So this was about the coalition, understanding the concept of coalition. Now next is principal agent negotiations. Principal agent negotiation is what? One party is the principal, behaving like principal, delegating the authority to the another to act on their behalf. So the party who is acting on the behalf of other, that is the agent one, and this is the principal one. Okay, so principal agent relationship is also very common, including business, politics and law. So key dynamics is what? The principal must trust the agent. कि जो principal है जिसने authority दी है दूसरी party को कि to act on his behalf, तो उसे trust होना चाहिए अपने agent पे, agent party पे. Then agent जो है, he or she must have the information and expertise that principal lacks. राइट, प्रिंसिपल को जो चीज नहीं पता, एक्सपर्टीज नहीं है, उसके पास जो नॉलेज नहीं है, he or she should have. Then negotiations involves not only reaching to an agreement but also ensuring that the agent's actions are aligned with the principal's goal. Right, now what is constituent relationships? Constituent relationships basically in negotiation involves considering and representing the interest of group or constituency. तो एक ग्रुप है उसके इंटरेस्ट को या कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंटरेस्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेशनशिप. अब इसमें की डायनेमिक्स क्या है और यहाँ पे नेगोशिएटर्स क्या करते हैं? दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट लार्जर ग्रुप, दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. वो कॉन्स्टिट्यूएंसी एम्प्लॉइज की हो सकती है, शेयर होल्डर्स की हो सकती है या किसी कम्युनिटी की हो सकती है. तो नेगोशिएटर्स उसमें क्या करेंगे? दे मस्ट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी विद द गोल्स ऑफ नेगोशिएशन. Second, communication and transparency is important so that they can build the trust. Then successful negotiation outcome often require aligning the negotiated terms with the broader interest of that representative group. Now, team negotiation. Team negotiation is what? Team negotiation involves negotiations conducted by a group of individuals representing the same entity or same interest. So this can include the business team, legal team or government delegation. और इनका क्या purpose है? They should internally coordinate, communicate among the team members and then represent
present a cohesive and unified front. Then they must have the specialist focusing on different aspects of the negotiation की legal experts अलग हो, financial अलग हो, technical अलग हो. Then dynamics within the team including decision making process can impact the negotiation strategy. Now next is intergroup negotiation. Intergroup negotiation is what? Negotiation between two or more different groups. कि आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग ग्रुप से negotiate कर रहे हो with its own interest, goals and identity. So this can occur in various settings such as labor management negotiations or negotiations between different organizations. So key dynamics is what? Understanding the dynamics of each group is crucial for effective communication and negotiation. Then cultural differences, divergent interest and varying prosperity between groups should be navigated. Then successful intergroup negotiation often requires finding out some common ground and building the bridges between different entities. So in summary, we can say that जो negotiation concept है, it is highlighting the diverse or different nature of negotiation scenarios की intergroup है या आपका टीम नेगोशिएशन है या आपका कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेशनशिप है या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है. तो what factors you had to consider while negotiating. Now next is your थर्ड पार्टी नेगोशिएशन. थर्ड पार्टी नेगोशिएशन में क्या है कि जहां पे नेगोशिएटर is the third party. Okay, तो third party negotiation involves presence and participation of neutral intermediary or the third party in negotiation process. कि negotiation process में कोई third party है जो कि नेगोशिएशन में हेल्प करेगी. सो दिस इंडिविजुअल और नेगोशिएटर जो भी एंटिटी ये मिड में वर्क करेगा उसको हम फैसिलिटेटर कह सकते हैं, आर्बिट्रेटर कह सकते हैं, कंसल्टेंट, मीडिएटर, जो कि हेल्प करेगा प्राइमरी पार्टीज को किसी एग्रीमेंट पे रीच आउट करने के लिए जो भी उन दोनों पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट है. तो इसमें जो थर्ड पार्टी है वो क्या देखेगी, उनका क्या रोल होगा. पहला है रोल ऑफ थर्ड पार्टी. की एस्पेक्ट्स आप क्या देखोगे थर्ड पार्टी नेगोशिएशन में. सबसे पहले जो थर्ड पार्टी है उसका रोल क्या है कि वो मीडिएटर का रोल कर रहा है या आर्बिट्रेटर का या फैसिलिटेटर का या कंसल्टेंट और एडवाइजर का. अगर मीडिएटर है तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करेगा जिसमें दोनों पार्टीज एग्रीड हो जाएं और पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हो. आर्बिट्रेटर है तो इसका मतलब क्या है, he has the authority to make a binding decision or award based on the evidence presented by the parties. तो एक फॉर्मल प्रोसेस हो गया जहां पे आर्बिट्रेटर का डिसीजन लीगली इन्फोर्सेबल है और दोनों पार्टीज को मानना होगा. तो दोनों पार्टीज की सुन के आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन देगा और उन दोनों पार्टीज को मानना होगा. दैट इज लीगली बाउंडेबल. फैसिलिटेटर इज व्हाट. फैसिलिटेटर बेसिकली हेल्प करता है नेगोशिएशन प्रोसेस में, ये इंश्योर करता है कि जो कम्युनिकेशन है स्मूथली फ्लो हुआ है, गाइड किया गया है दोनों पार्टीज को टुवर्ड्स प्रोडक्टिव डिस्कशंस. एंड बेसिकली फैसिलिटेटर्स डजंट प्रोवाइड सॉल्यूशन बट वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं दोनों पार्टीज को कि दोनों आपस में मिलके अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लें. सिर्फ वो फैसिलिटेट करते हैं दोनों पार्टीज को कि आके जो भी उनके हर्डल्स हैं कि वो आपस में मीट आउट करके सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उन हर्डल्स को कम करके बस वो आपस में मिल जाए और अपना रिजोल्यूशन निकाल लें. देन कंसल्टेंट और एडवाइजर इज व्हाट. वो कंसल्टेंट और एडवाइजर्स एक्सपर्ट्स होते हैं जो गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं पार्टीज जो दोनों हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनको, कि डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होके वो एक्सपर्टीज ले सकते हैं पार्टीज. जो कंसल्टेंट और एडवाइजर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके वो पार्टीज को अपने एक्सपर्टीज अपनी जो एक्सपर्टीज है उसमें हेल्प कर सकते हैं, एक्सपर्टीज के थ्रू डिसीजन मेकिंग में जो पार्टीज हैं उन दोनों को. नाउ सेकंड पॉइंट इज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट. अब क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व होती है. तो पहला है इम्पार्शियलिटी. अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो दोनों पार्टीज के बीच में इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, राइट. ब्रिंगिंग ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो ही नेगोशिएशन प्रोसेस में निकल के आएगा. सो इट विल हेल्प इन बिल्डिंग द ट्रस्ट अमंग द प्राइमरी पार्टीज. देन सेकंड इज अगर थर्ड पार्टी है तो अगर प्रोफेशनल इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंट और एडवाइजर जो है अपॉइंट किया गया है थर्ड पार्टी तो इट विल हेल्प इन टेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन. क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है उस एरिया में और वो उसमें हेल्प करेंगे एक सही डिसीजन लेने में. कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं. देन टाइम एंड कॉस्ट सेविंग है.
Now third is initiating third party involvement. इनिशिएटिंग द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मींस कि जब हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या फीचर्स देखेंगे दोनों पार्टीज नेगोशिएशन प्रोसेस में, कि ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ये वॉलेंट्री इन्वॉल्वमेंट किया है दोनों पार्टीज ने, या कोर्ट के थ्रू ऑर्डर किया गया है, या फिर ये इनका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, राइट। तो वॉलेंट्री का मतलब कि दोनों पार्टीज जो है वॉलेंट्रीली चूज किए हैं उस थर्ड पार्टी को कि उनके बीच का डिस्प्यूट और जो डिसएग्रीमेंट है उसको सॉल्व करें। अगर लीगल डिस्प्यूट है तो इसका मतलब है कोर्ट थ्रू आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन किसी को अपॉइंट करेगा कि आर्बिट्रेशन मीडिएशन के थ्रू मीडिएटर बनके इनका डिस्प्यूट जो है डिसएग्रीमेंट जो है उसको रिजॉल्व करें। एंड थर्ड इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट मींस कि अगर दोनों पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया है कि थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वो किसी को एंगेज करेंगे मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में, अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो देन दे विल डू दैट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कि ये जो थर्ड पार्टी हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसको क्या चैलेंजेस फेस आउट करने होते हैं। तो पहला है लैक ऑफ कंट्रोल, पार्टीज मे बी हेजिटेंट टू cede the control over decision making process to the third party, especially in cases of binding arbitration। तो जहां पे arbitration वाला प्रोसेस है तो वहां पे दोनों पार्टीज का कंट्रोल चला जाएगा, तो वहां पे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेसिटेट हो सकते हैं। सेकंड इज थर्ड पार्टी जब भी इन्वॉल्व की जाती है तो वो फ्री में नहीं होती, उसकी कुछ फीस होती है, इन द फॉर्म ऑफ फीस उनकी कॉस्टिंग होती है और इन द फॉर्म ऑफ फीस दे हैड टू पे दैट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोर्ट का जजमेंट है तो मीडिएशन के केस में they had to pay the fees, तो इन्फोर्समेंट इश्यूज के लिए कॉस्टिंग होती है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक चैलेंज है थर्ड पार्टी के लिए, कि जो थर्ड पार्टी निगोसिएशंस होते हैं उनमें कमिटमेंट होना चाहिए कि दे आर कॉन्फिडेंशियल, दे विल नॉट लीक आउट द इंफॉर्मेशन, और allowing the parties to speak openly and explore creative solutions without fear of repercussions outside the negotiation room, कि उनको ये उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आउटसाइड द नेगोशिएशन रूम नहीं मिलना चाहिए। सो कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी देयर। कल्चरल सेंसिटिविटी इज द अनदर फैक्टर। सो इन इंटरनेशनल इंटरकल्चरल negotiations, what is the cultural sensitivity? Here, the third party needs to be sensitive to the cultural nuisance and communication styles to effectively mediate and facilitate the discussions. Now, what are the approaches to the third party negotiation? Approaches means कि किस तरीके से आप थर्ड पार्टी नेगोशिएशन जो है कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी किन तरीकों से आपके साथ नेगोशिएट करेगी? पहला है कंसिलिएशन प्रोसेस के थ्रू। कंसिलिएशन प्रोसेस इज what? It is a process in which neutral third party helps the disputing parties to communicate, to understand each other perspective and reach a mutually agreeable solution। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिलिएशन में क्या है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है, दोनों पार्टीज को, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को कन्विंस करती है कि आपस में अपने जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको म्यूचुअली जो है सॉल्व कर लो। रोल क्या हुआ है इसमें कंसिलिएशन का? कंसिलिएटर का रोल ये है कि वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, रैपो बिल्ड करने में पार्टीज के बीच में, जो सो दैट दे कैन सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स whatever the disagreements they have। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो रोल है बहुत ही कम है, बस वो फैसिलिटेट कर। मीडिएशन में क्या है? मीडिएटर फैसिलिटेट करता है डिस्कशंस बिटवीन द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। सो मीडिएटर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इश्यूज जिन पे उनका डिसएग्रीमेंट्स है, उनके ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है कि चलो ये डिसएग्रीमेंट इस इश्यू से रिलेटेड है, इसके और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, और गाइड करता है पार्टीज को टुवर्ड्स द वॉलंटरी एग्रीमेंट, कि दोनों अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से जो है उस पे एग्री हो जाएं। रोल की अगर हम मीडिएटर्स की बात करें तो दे डू नॉट इम्पोज द डिसीजन, वो सिर्फ सजेशंस देते हैं, इम्पोज नहीं करते कि दे बोथ पार्टीज शुड follow that, right? They only suggest and instead empower the parties to find their own solution, और उनको motivate करते हैं by कि they themselves find their solutions to the disputes they have। Then there is a arbitration method। arbitration method में क्या होता है? एक formal process है जहाँ पे जो neutral third party arbitrator है वो एक binding decision देता है
after hearing the evidences from both the parties and arguments whatever the both parties has represented, और arbitrator basically legally जो है appointed होता है, तो उसका जो भी decision होता है that decision is legally enforceable and it should be accepted by both the parties, right? Then there is next method is collective bargaining. Collective bargaining में क्या होता है, negotiation होता है employers और labor unions के बीच में, या employers के एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके बीच में, मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, या फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का रोल है वो गवर्नमेंट मीडिएटर्स होते हैं बेसिकली, और वो हेल्प करते हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में और एग्रीमेंट्स कराने में। सो दीज आर द यू कैन से द third party challenges one has to face in this. Now what are the qualities of a mediator? Qualities क्या होने चाहिए mediator के, जो भी mediating party third party है, पहला तो mediator must be impartial and neutral, वो partial नहीं होना चाहिए, that party should be impartial or neutral, ठीक है, और उसको neutral रहना है, avoiding any bias towards either party. सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए, मीडिएटर जो है वो फैसिलिटेट करे, डायलॉग इंश्योर करे, क्लैरिटी, और हेल्प करे दोनों पार्टीज को अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करें वो आपस में एक दूसरे के साथ। देन थर्ड इज एम्पैथी। एम्पैथी मींस मीडिएटर शुड बी एम्पैथेटिक, understand the emotions and perspectives of both the parties. If there is empathy, they can help to create a conducive environment for the resolution. Then they should be patient. जो mediator है, that mediation process as it takes time, conflicts may be complex, so patience should be there. So patience is an important factor which allows the parties to express themselves fully and work through the issues. Then problem solving skills होने चाहिए, cultural sensitivity को वो जो है, as our countries are diverse, so जो cultural differences हैं that should be aware, जो third party है it should be aware of those cultural differences of the conflicting parties, और उन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज का जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से उनका जो कम्युनिकेशन है इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। देन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मींस कि जो मीडिएटर्स हैं मस्ट अपहोल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी सो दैट दे कैन क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशंस। तो जो पार्टीज हैं, जो द पार्टीज दोज हु आर डिसएग्रीड शुड फील सिक्योर, sorry, should feel secure that their statements won't be used against them later on. Okay, so that confidentiality should be there through mediator. Flexibility should be there. Mediator should be flexible enough to adapt to the approaches according to the need of environment. Then legal knowledge means mediator don't provide legal advice, while he or she should have the legal understanding of legal principles. They had the basic understanding of these legal provisions and principles. Then persistence should be there. Resolving disputes can be challenging and persistence is necessary, and impartiality should be there. So these are the things. Now, resolving impasse in negotiations. Resolving impasses in negotiation is requiring a strategic and collaborative approach. Strategies to overcome impasse in negotiation is what? Through how you can impasse in negotiation or overcome impasse in negotiations. First is reassess and clarify the interest. Encourage the parties to revisit and clarify their understandings, clarify their disputes, their interest, rather than sticking on their rigid positions कि नहीं हमारी बातें ही मानी जाए. No, if they had a dispute, they had to go back, they had to resolve that, try to resolve that, right? Deeper understanding of each other needs. Then explore the creative solutions regarding it, build trust among themselves, facilitate the communication. If both are not comfortable, दोनों कोई किसी solution पे नहीं आ पा रहे तो can appoint the neutral third party. Break down the complex issues. जो complex issues है उनको break down करो, उनमें option search out करो, objective criteria use करो and generate the momentum. So these are the
things you have to consider. Now what are the barriers in negotiation? जब आप negotiate करते हो तो उसमें क्या क्या barriers हो सकते हैं? Communication barriers जिसमें आपके language differences आ सकते हैं, poor listening skills may be there and non-verbal gestures may be there. Cultural barriers में आपके cultural norms, cultural differences may be there and stereotyping may be a barrier. Then emotional barriers means कि strong emotions like anger, fear, frustration, this also can hinder the negotiation process. And if the party has a ego and pride, this is also a emotional barrier. Information barrier also is maybe there, means insufficient or incomplete information about the other party need can hinder the effective negotiation. Then deliberate withholding of information by one party can create the imbalance of power and hinder the trust of that other party. That is also an information barrier and can hinder the negotiation process. Then power imbalances is there. Power imbalances means power disparities. कि जो differences हैं powers में influence है resources between negotiating parties, it can lead to one party dominating the negotiation process. Then unequal access to the resources or information or expertise also can create the imbalance in negotiating power. Then there may be position बार्गेनिंग के रिजिड पोजीशन है, विन लूज मेंटालिटी है, तो वहां पे भी पोजिशनल बार्गेनिंग में नेगोशिएशन प्रोसेस में हिंड्रेंस हो सकता है. टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से नेगोशिएशन प्रोसेस में हिंड्रेंस हो सकता है कि टाइम प्रेशर है भाई, टाइमली डेडलाइंस के अकॉर्डिंग दे हैड टू मीट आउट, या फिर रशिंग प्रोसेस है तो उसके अकॉर्डिंग इट मे बी अ हिंड्रेंस इन नेगोशिएशन प्रोसेस. देन लीगल एंड रेगुलेटरी बाउंड्रीज मींस लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और फियर ऑफ लीगल कंसिक्वेंसेज हैं, इसकी वजह से भी बार्गेनिंग जो है, नेगोशिएशन जो है, नेगोशिएशन प्रोसेस में हिंड्रेंस हो सकती है. लैक ऑफ ट्रस्ट मींस कि प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से हिंडर कर रहे हैं कोलैबोरेशन में, या फिर लैक ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इज देयर, तो वहां पे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है दूसरी पार्टी का, तो वहां पे वो कोलैबोरेट नहीं करेंगे, वहां पे वो नेगोशिएशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करेंगे. देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मींस डिफरेंसेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन और टीम कैन क्रिएट चैलेंज इन reaching out the agreements. Likewise, unwillingness to delegate the authority is also the reason where they can't do the negotiation process, right? Now, what are the causes and sources of impasses? Basically, what are the causes or the sources due to which the negotiation process hinders? First is rigid position, right? इसका cause क्या है कि जहां parties अडॉप्ट करते हैं इनफ्लेक्सिबल एंड नॉन निगोशिएबल पोजीशन. क्यों? क्योंकि वो स्टब बॉर्न है, विन लूज मेंटालिटी है उस पार्टी की, क्रिएटिविटी नहीं है, तो वहां पे वो स्टब बॉर्न रहेंगे, स्टिक रहेंगे, तो रिजिड पोजीशंस है. सेकेंड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो उसका कॉज क्या है कि उनके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, सफिशिएंट या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी वजह से डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन होगा, फेलियर टू डिस्क्लोज द की डिटेल्स. थर्ड इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, means कि parties have overly ambitious and unrealistic expectations regarding the outcomes of negotiation, कि अगर मैं negotiate कर लूंगा तो मुझे इतना फायदा होगा, मैं इतना ambitious हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, these things. तो इसका क्या है सोर्स कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है पार्टी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उससे अदर पार्टी के बारे में, उसे पूरी नॉलेज नहीं है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेके चल रहा है. देन लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज. लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज में क्या है कि जो कॉज है, कॉन्फ्लिक्ट आर अराइजिंग फ्रॉम लीगल एंड रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स, कि लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे उस पर. Then power imbalance is also there, external pressures में there, cultural differences, emotional factors, negotiation process issues, ये सारे हम अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो इसमें बस डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया कि क्या कॉज है और उस कॉज की वजह से सोर्स क्या है, कि किस सोर्स की वजह से वो कॉज निकल के आ रहा है. ठीक है, जैसे कि अगर हम इंटरेस्ट डिसीजन मेकिंग चैलेंज में देखें तो जो डिफरेंस है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दोनों पार्टीज के बीच में, वो किस वजह से है कि आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों हेजिटेट करते हैं अपनी डेलीगेट करने में अथॉरिटी को, राइट. ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकते हैं. ऐसे ही अगर हम नेगोशिएशन प्रोसेस के बारे में देखें तो नेगोशिएशन प्रोसेस में कॉज क्या है कि फ्लॉज और ब्रेकडाउन्स हैं नेगोशिएशन प्रोसेस में, बिकॉज ऑफ पुअर फैसिलिटेशन और इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर, राइट. तो इसमें क्या सोर्स है कि उनका क्लियर कट एजेंडा उन दोनों पार्टीज को नहीं पता है, फेलियर टू एस्टैब्लिश द ग्राउंड रूल्स या इनइफेक्टिव मैनेजमेंट है, बिकॉज ऑफ विच देयर आर फ्लॉज और ब्रेकडाउन इन द नेगोशिएशन प्रोसेस, राइट. अब हाउ यू कैन ओवरकम द बैरियर्स? You can overcome the barriers
through enhanced communication. Enhanced communication means actively listening. Active listener you should be, और उसके basis पे clearly you can clarify the misunderstanding if you are an active listener. अगर कोई misinterpretation या miscommunication हुआ है, अगर आपने अच्छे से सुना है, active listener हो, तो you can clarify that misunderstanding. तो clear and transparent communication. Then build trust means, build trust में आप openly सारी चीजें शेयर करते हो, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, इससे कंसिस्टेंसी रहता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है और एक कॉमन ग्राउंड पे आप दोनों काम कर सकते हो. कल्चरल डिफरेंसेस में जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है नेगोशिएटर्स को, जिससे कि वो कल्चरल डिफरेंसेस और कम्युनिकेशन स्टाइल्स को समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके. देन मैनेज द इमोशंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बैलेंस पावर डायनेमिक्स, फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एड्रेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको टाइम मैनेज करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, मिटिगेट द एक्सटर्नल प्रेशर्स को हटाना या एड्रेस करना लीगल रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स को, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आप जो है इनहेंस कर सको या अपने नेगोशिएशन प्रोसेस को या फिर ओवरकम कर सको जो ये बैरियर्स हैं वाइल नेगोशिएटिंग प्रोसेस. अब नेक्स्ट इज what are the techniques for overcoming impasses. overcoming impasses के क्या टेक्निक्स हैं, जैसे अभी अगेन those things are being repeated कि आप एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए, इश्यूज को रिफ्रेम कर सको, करेक्टली इंसाइट्स प्रोवाइड कर सको, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सको कि वैरायटी ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस उससे रिलेटेड बता सको जो भी प्रॉब्लम है दोनों पार्टीज के बीच में. मीडिएशन अगर इन्वॉल्व करना है तो उसको इन्वॉल्व करो. नेगोशिएशन टीम रोटेशन करो, जहाँ पे रोटेट करते हो टीम मेंबर्स को, जिससे कि फ्रेश सॉल्यूशंस और फ्रेश आइडियाज आप ब्रिंग आउट कर पाओ. देन इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस करो, कंप्रोमाइज करो, कंसेशंस में पार्टीज एनकरेज होने चाहिए आपस में एक दूसरे कि वो कंसेशन और मिडिल ग्राउंड फाइंड आउट कर सके अपने डिसएग्रीमेंट्स के. कंटिंजेंसी प्लानिंग वो कर सके, ज्वाइंट फैक्ट बाइंडिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू हेल्प कर सके. नाउ व्हाट आर द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक कलेक्टिव फॉर्म है टर्म फॉर प्रोसेसेस एंड मेथड्स यूज्ड टू रिजॉल्व द conflict and dispute outside the traditional courtroom. Okay, so alternative dispute resolution का importance यही है, एक important role play करता है modern legal system में, जहाँ पे essential alternative traditional courtroom litigation method is followed, right? नाउ इसमें हमारे टाइप्स क्या हो सकते हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू, कोलैबोरेटिव लॉ, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू आप अपने जो है ये नेगोशिएशन प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. मीडिएटर जो कि मीडिएशन मतलब थर्ड पार्टी, आर्बिट्रेशन ये सारे पॉइंट्स अभी प्रीवियसली समझाए हैं. आर्बिट्रेशन के थ्रू थर्ड पार्टी नेगोशिएट कर लो आपस में, या फिर कंसिलिएशन के थ्रू जहाँ पे कंसिलिएटर असिस्ट करता है दोनों पार्टीज को, हेल्प करता है, कोलैबोरेशन में काम कर लो, या फिर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओडीआर के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लो, या फिर मीडिएशन आर्बिट्रेशन के थ्रू जो कि एक हाइब्रिड अप्रोच है जहां पे आप न्यूट्रल थर्ड पार्टी पहले अटेम्प्ट करती है, मीडिएट करती है डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, अगर वो अनसक्सेसफुल है तो प्रोसेस ट्रांजिशंस टू आर्बिट्रेशन. तो वहां पे दोनों मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दोनों मेथड्स का यूज करके आप सॉल्व करते हो नेगोशिएशन प्रोसेस. Then mini trial is there, each party present करते हैं एक summarized version of their cases to the neutral third party, और जो often senior executive or legal expert you can say, and that neutral third party assists the parties in reaching the settlement based on their presentations. So this was about your last unit. आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल. तो मेनली कॉन्सेप्ट समझ के आप अगर चीजें लर्न करते हो तो रिलेट करके लर्न करते हो कि क्यों ये नीडेड है, तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम. सो जस्ट अ समरी, फर्स्ट में हमने नेगोशिएशन के बारे में, उसके मीनिंग स्टाइल्स के बारे में रिवीजन किया, उसके नेगोशिएशन के स्टाइल्स और स्किल्स क्या क्या हैं, फिर रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं नेगोशिएशन में, ट्रस्ट बिल्ड करना, कैसे आप रिलेशनशिप्स को रिपेयर कर सकते हो, दीज थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड. एंड एट लास्ट कि अगर सॉल्यूशन लाना है तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स आर देयर थ्रू विच यू कैन यूज द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन योर नेगोशिएशन प्रोसेस. तो इंटरग्रुप देन टीम, थर्ड पार्टी, क्वालिटीज क्या है मीडिएटर के, दीज थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड. आई होप everyone has understand the concept, and PPT of this study material will share in your WhatsApp group.
Okay, will be shared in your WhatsApp group. So thank you, class. Thank you so much.